तो यहाँ पे एक सवाल और करते हैं अभी सर्कल्स का। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आप लोगों के पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है और उस क्वाड्रिलैटरल कौन है, वो एक पैरेललोग्राम है। अब देखो, क्वाड्रिलैटरल तो एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक रोम्बस हो सकता है। बट फिलहाल क्वेश्चन में आपको वो वाली चीज़ क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम दी है। हाँ भाई, ट्रेपेजियम, काइट और जो किसी का कोई नाम ना हो वो वाले लोग भी हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं उसमें नहीं घुस रही हूँ। बोल रहा है कि इसके अंदर में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है सच दैट कि वो पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये मान लिया हम लोगों ने, हमारा ये आंकड़ा, वो आंकड़ा सर्कल जैसा भी है, अब इसको सर्कल समझ लो, ठीक है। ठीक है, तो इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। मान लो ये सेंटर ओ है। ये जो पैरेललोग्राम है ये आपकी ABCD नामक ये पैरेललोग्राम है, और जिस पॉइंट पे ये आप लोगों के सर्कल को टच कर रहा है ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, और ये हो गया पॉइंट R, और ये हो गया पॉइंट S। अब तुमको ये प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम था ना, वो पैरेललोग्राम रोम्बस भी है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन में तुमको ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD ये तुम लोगों का एक पैरेललोग्राम है। ये आप लोगों की क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन उसमें ये और दी हुई है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है वो उस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड है। तो वहाँ पे आप लिख दोगे अ सर्कल, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर O is circumscribed inside a parallelogram, ठीक है। मैं पैरेललोग्राम का सिंबल लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखोगे। और उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए, सर्कल टचेस द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब किस किस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहा है, वो आपको सॉरी पैरेललोग्राम को टच कर रहा है, ठीक है, वो तुम्हें मेंशन करना है। सर्कल टचेज द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एट पॉइंट कौन सा, आप लोगों के P, Q, R एंड S, इन पॉइंट्स पे वो उसको टच कर रहा है। इसके अलावा और क्या जानकारी है आप लोगों के पास गिवन टू प्रूफ में तुम्हें ये बताना है कि वही क्वाड्रिलैटरल ABCD जो कि गिवन डेटा के अनुसार आपको क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया है, आपको उसको क्या प्रूफ करना है, और रोम्बस प्रूफ करना है। तो सवाल को प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा बेसिक हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रोम्बस। अब रोम्बस के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, तो ऑब्वियस है कि रोम्बस तुम एक ऐसे फिगर को कहोगे जिसमें ऑल साइड्स, मतलब टोटल जो 4 साइड्स होती हैं वो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और पैरेललोग्राम आप उस फिगर को कहोगे जिसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। ऑब्वियस है पैरेलल भी होंगी, बट मैं पैरेलल वर्ड के प्रति ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रोम्बस में आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। और पैरेललोग्राम आपको ये कह रहा है कि देख भाई, चारों का तो मुझको नहीं पता, बट हाँ इतना मैं कंफर्म हूँ कि दो अपोजिट साइड्स बिल्कुल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहला डाउट ये हम लोगों का। तो ऐसे केस में देखो जरा जानकारी आप लोगों के पास किस प्रकार से और कैसी कैसी है। टॉपिक में रोम्बस उसको प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एज सच तुमको कुछ नहीं लगाना है दिमाग कि अरे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम की बैठकर, कोई रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हो, सर्कल चैप्टर की प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे। तो सर्कल की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस पूरे चैप्टर में सर्कल की मात्र 2 प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में। पहला, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पहली प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर आपने टेंजेंट को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स को, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल, खत्म कहानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके हिसाब से जरा देखो पॉइंट ए के नज़र से,
तो पॉइंट ए की नज़र से दो एक्सटर्नल पॉइंट कौन से हैं? एक है आपका ए पी और दूसरा मतलब एक्सटर्नल पॉइंट तो ए है बट उससे निकलने वाली टेंजेंट ए पी और ए एस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। बी के नज़र से देखूंगी तो आएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी के नज़र से देखूंगी तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, और डी की नज़र से देखूंगी तो डी एस इक्वल टू डी आर बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि तुम्हें रीज़न प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए बराबर, कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट ए से। सिमिलरली बाकी जगह भी तुमको रीज़न देना है कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट लिया गया है। मैं इसमें कुछ नाम खा रही हूँ, जैसे मैं ये वर्ड नहीं लिख रही हूँ बार बार फ्रॉम एक्सटर्नल, उसके बदले में मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर रही हूँ। तो तुम लोग ऐसा मत करना, तुम्हें पूरा ही स्टेटमेंट लिखना है, उसमें इस तरीके का शॉर्टकट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी याद रखना कि इन सारी चीज़ों की मुझे आगे कहीं ना कहीं नीड पड़ेगी, तो जस्ट गिव दैट इक्वेशन नंबर। उन लोगों को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर दे दो। और क्या किया जा सकता है? और तो कुछ किया जा नहीं सकता। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि क्योंकि मुझे वो क्वाड्रिलैटरल है ना, वो एक पैरेललोग्राम है, तो अगर कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होगा तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी, आप लोगों की इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल आप लोगों का पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मुझे नहीं पता कि आगे इस इन्फॉर्मेशन का मैं कितना यूज़ करूँगी, बट चलो लिख के रख लेते हैं। जैसे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये आप लोगों का क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये आप लोगों का पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस है कि अपोजिट साइड्स आपके इक्वल रहेंगे। डायग्राम को देखकर बताओ कौन किसके इक्वल है। ए बी, उसका अपोजिट कौन है, डी सी, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए बी इक्वल टू डी सी। उसके अलावा और कौन किसके इक्वल रहेगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आ गई मेरे पास जानकारी पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में। ओके डन। लेकिन इसको मैं रोम्बस कैसे प्रूव करूँ? रोम्बस वाली चीज़ से तो मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। हाउ टू प्रूव इट रोम्बस? तो अब कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी इस सवाल को करने के लिए। तो जब भी याद रखना, सवालों के पैटर्न आपको क्रैक करने पड़ते हैं। ठीक है, सवालों के जो पैटर्न होते हैं वो आपको क्रैक करने पड़ते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर इस सवाल में मैंने ये कह दिया कि मुझे उसे रोम्बस प्रूफ करना है, तो हाउ विल आई प्रूफ इट एज अ रोम्बस? मैं उसको रोम्बस कैसे प्रूफ करूं? तो इस टाइप के जो कैटेगरी के सवाल होते हैं, इनमें यूजुअली जब हम लोग ये चार प्रॉपर्टीज लगाते हैं ना, ये जो चार प्रॉपर्टीज लगाते हैं 4 बार, 4 एक्सटर्नल पॉइंट से 4 प्रॉपर्टीज, इनको आपको सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड करना होता है। ये इस सवाल का वर्किंग पैटर्न है। लेकिन ऐड करने से तुरंत आंसर नहीं आ जाता, थोड़ी बुद्धि का भी इसके आगे प्रयोग करना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस है, बट इन्हें ऐड करना पड़ता है। तो सारे लेफ्ट एक साथ ऐड कर दो, सारे राइट साइड एक साथ ऐड कर दो। तो बहुत ही तेज़ी से हम लोग लिख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4, इन सभी को उठाओ और उठा के ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर क्या हो गया बताओ, ए पी प्लस बी पी, ठीक है, प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सारे लेफ्ट हैंड साइड्स को मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आ जाओ, ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। तो ए सी नहीं होगा, ए एस होगा, एक मिनट सॉरी, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर और उसके अलावा कौन है, डी आर। ये आ गया, डन। अब आगे क्या करें? अब सबको पता होता है कि इतना कर लेना है, अब इसके आगे क्या करना है, वहाँ पे उनका बैंड बच जाता है। अब आपको ना अपने डायग्राम को देखना है, एकदम आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एपी लिखा है। इस एपी के साथ ऐसी कौन सी क्वांटिटी ऐड करूँ कि ए बी बन जाए? डायग्राम को देखो तो कोई भी बताएगा एपी के साथ भाई बीपी को ऐड करो तो ए बी बनेगा, किसी ने भी बता देना है, ठीक है। तो ये एपी और ये प्लस में बीपी साथ साथ थे, बहुत किस्मत की बात है हमारी। तो हमने एपी प्लस बीपी, इन दोनों की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सी क्यू लिखा है, सी क्यू। अब देखो सी क्यू कहाँ है आपके डायग्राम में, ये रहा सी क्यू। इस सी क्यू के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो पूरी एक कंप्लीट सेगमेंट बी सी बन जाए? तो ऑब्वियस है कि सी क्यू के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बी क्यू ऐड करना पड़ेगा, कॉमन सेंस। बट सी क्यू तो है, बट बाजू में बी क्यू तो ना है।
अब यहीं पे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि रट्टू तोता होते हैं। बट अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ और छोटे से ब्रेन लगा के देखो अब इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी गाड़ी अटक गई ना। अब कैसे क्या, अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो एपी और बीपी को हमने ऐड कर दिया था, सीक्यू को हमने ऐड कर दिया था डीएस के साथ। अच्छा, तो अब ये ऐड हमारा गलत हुआ है। क्यों ये ऐड भाई हमारा गलत हुआ है? क्योंकि आप जब भी ऐड करो चीज़ों को तो आपको उनको ऐड करने के बाद उन्हें सच दैट ऐड करना है, ठीक है, कि अपोजिट साइड का पेयर क्रिएट हो। जैसे सी क्यू कहाँ है, ये देखो ये आपका सी क्यू है, ये आपका सी क्यू है और ये आपका डी एस है। बताओ ये कभी ऐड हो सकते हैं क्या ज़िंदगी में? मेरे को तो या तो सी क्यू के साथ ऊपर बी क्यू चाहिए था या तो डी एस होता तो भाई ए एस चाहिए था। इसका मतलब ये एडिशन गलत हुआ है। हमने क्या एडिशन में गलती की? एडिशन में गलती देखो इस स्टेप में हुई है, ठीक है। इस स्टेप में सी क्यू इक्वल टू सी आर था ना, आपको उसको सी क्यू इक्वल टू सी आर नहीं लिखना था, आपको उसको लिखना था सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। वैसे ही आपको डी एस इक्वल टू डी आर नहीं लिखना था, उसको लिखना था डी आर इक्वल टू डी एस। तुम्हें लगेगा क्या सिर्फ इतना सा इक्वल टू लिखने से आंसर में वेरिएशन आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। तो आप जब ऐड करते हो ना, उस ऐड करते वक्त ध्यान दिया करो कि जो आप लिखे हो क्या वो सही है। तो अब बताओ यहाँ पे सी क्यू प्लस डी एस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? सी आर प्लस डी आर। और अपने डायग्राम को देखकर बताओ सी आर प्लस डी आर को क्या कहते हैं? सी आर प्लस डी आर को हम लोग क्या कहते हैं? सी आर प्लस डी आर को क्या कहते हैं? सी डी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज़ आ जाएगी? यहाँ पे ए बी प्लस सी डी आ जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे ए एस है, ये वाला ए एस किसके साथ ऐड होगा? एस डी के साथ ऐड होगा, है ना। ये वाला जो ए एस है ये किसके साथ ऐड होगा? आपके एस डी के साथ ऐड होगा। तो ए एस प्लस ये बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो ये ए एस और ये एस डी, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? ए डी मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा बी सी। बराबर एग्री करते हो? अब पढ़ो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है। ये इक्वेशन नंबर 5 में मैंने क्या लिख के रखा है कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल है। तो अगर ए बी और डी सी आपस में इक्वल है तो क्या मैं इस चीज़ को 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिख सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिखना अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो जान दो 2 टाइम्स ऑफ डी सी लिख दो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों में से किसी को किसी की भी जगह पे पुट कर दो, या क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ही ए डी प्लस बी सी आपको दिया हुआ है, तो ए डी प्लस बी सी में आप ए डी और बी सी तो आपका इक्वल है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ ए डी लिख सकते हो या 2 टाइम्स ऑफ बी सी लिख लो, जो लिखना है लिखो। 2 और 2 दोनों तरफ से कट गया। अच्छा, रीज़न यहाँ भाई दे देना फ्रॉम 5, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डी सी इक्वल टू क्या आ गया? ए डी। अब डी सी अपने डायग्राम में जरा जाके देखो किसे कहते हैं। डी सी इस वाला को कहते हैं, इसको कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक को डी सी। और ए डी किसे कहते हैं? इस पूरी सेगमेंट को ए डी कहते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि डी सी और ए डी आपस में इक्वल है। लेकिन हमारा वाला ए डी तो पहले से किसके इक्वल था? बी सी के। तो जब जब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो वो तो भाई रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। बट अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ गई, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाली, तो इसका मतलब वो स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, डीसी किसके इक्वल है? एडी के इक्वल है, ठीक है। डीसी किसके इक्वल है? आपके एडी के इक्वल है। बट एडी तो भाई पहले से किसके इक्वल था? एडी देखो, एडी का अपोजिट साइड कौन है? बीसी। तो एडी का तो इक्वल पार्टनर बीसी है। तो जब एडी का इक्वल पार्टनर बीसी है और एडी का इक्वल पार्टनर डीसी है तो इनडायरेक्टली डीसी और बीसी भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सिमिलरली डीसी का इक्वल पार्टनर कौन है? डीसी का इक्वल पार्टनर कौन है? डीसी का इक्वल पार्टनर आप लोगों का कौन है? एसी है। तो एसी, तो इस तरीके से चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं। अब क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ये कौन है तुम लोगों का? और रोम्बस है, ठीक है। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक ही हिंच पॉइंट है जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ होगी, वो रहेगा इस इक्वेशन को तो सब बना लेते हो, एडिशन के लिए भी डाल देते हो। एडिशन में डालने के बाद यहाँ दिक्कत होती है कि अरे ए बी प्लस ये तो आ ही नहीं रहा, ऐड ही नहीं हो रहा। तो याद रखना अगर ऐड नहीं हो रहा है तो उसमें घबराना नहीं। इस चीज़ का मैं एक सबसे आसान तुम्हें सरल उपाय देती हूँ। यहाँ पे जब तुम इक्वेशन बनाते हो ना, ये इक्वेशन बनाते हो,
आप क्या लिखते हो, ए, आपको जब ऐड करना होता है बस इतना अपने दिमाग में कर बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये थोड़ा सा नोट यहाँ कॉपी के बाजू में लिख लेते हैं, ठीक है, ये फेयर वर्क नहीं है, ये नोट है, याद रखना, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट साइड्स और राइट हैंड साइड में भी अपोजिट साइड्स। तो देखो अभी आप लेफ्ट में किसको अपोजिट रखना चाहते हो, मान लो मैं एपी से मैंने शुरुआत की, लेफ्ट में मैं एपी को रख रही हूँ, तो एपी का पार्ट कौन होगा, पीबी होगा। अच्छा, और अब और चूंकि टोटल 4 चीजें लिखनी है लेफ्ट में, तो तीसरी क्यों लिखूं, तो तीसरी उसके अपोजिट वाली को ही लिखना है आपको, डी आर और आर सी, ये आएगा डी आर प्लस आर सी, फिर बीच में इक्वल टू का साइन, एपी पीबी डी आर आर सी खत्म हो गए, अब बचे क्या, 4 ही बचे, कौन है वो 4, ए एस प्लस एस डी और प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, ये यानी कि अपोजिट वालों को ऐड करना होता है और इधर से भी जो दूसरे अपोजिट होते हैं उन्हें ऐड करना रहता है। और इस एडिशन के अकॉर्डिंग फिर देख लेना कि लेफ्ट में किसको लिखना चाहिए, लेफ्ट में सी आर लिखना चाहिए कि सी क्यू लिखना चाहिए, ठीक है, बस खत्म कहानी। तो बस ये सवाल हो गया, कल इसी के जैसा भी तुम लोगों को एक सवाल मैं और ग्रुप में शेयर करूंगी, उसको फिर तुम मुझे बनाकर दिखाओगे, डन, ओके। तो फिर इसको अभी यहाँ पे ओवर करते हैं।